गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय वापस से लेके आया आपके लिए मैगजीन मार्च एडिशन 2024। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़ और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैगजीन का कवर पेज है, आप इसको देखिए। आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी रहने, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड में कहीं भी आपको ये मैगजीन है, हमारी बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें हमने स्पेशल कवरेज के अंदर देखिए आप बजट 2024 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो मैंने पुटअप किए हैं इसके अंदर हमारी टीम ने। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर, उसकी थीम, वर्ल्ड वेटलैंड डे है कब मनाया जाता है, और पद्म विभूषण जिनको मिला है, किनको मिला है, वैजंती माला जी को, इनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया, इनकी पूरा जीवन काल के बारे में डिस्क्राइब किया है, स्पेशल कवरेज के बारे में और पूरी जीवन के बारे में, इनके कौन कौन से अवार्ड्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अच्छे अच्छे तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। तो इस मैगजीन में सब कुछ है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में किस किस को मिले हैं, गुलजार साहब को, और जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं आपको मिलेंगी। और हम देखेंगे व्यक्ति विशेष में वैजंती माला आ चुका है विशेष कवरेज में, अंतिम बजट आ गया, और नौसेना अभ्यास मिलन 2024 पिछले वर्षों के पेपर इसमें डिस्क्राइब किए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी रिसेंटली में जनवरी में एग्जाम हुआ था, वो पेपर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और साथ ही साथ में रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सीरीज में 1-to-1 नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग और डिफेंस का हो गया, एनवायरमेंट का हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वन लाइनर बूस्टर की फॉर्म में इस मैगजीन के अंदर मौजूद हैं। तो आप, मैं बिलीव कीजिए, ये हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके ये मैगजीन बनाई है। तो आप, उम्मीद है, इस मैगजीन को परचेस करेंगे। और रेज्यूमेक्स डिवीजन की ऐप है, उसको डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला सेशन। देखेंगे हम नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2024 कब बनाया जाता है। हर साल 27 जनवरी को बनाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक दिवस के उपलब्धि क्या होती है, जो भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के समृद्ध इतिहास और योगदान का उत्सव मनाने के लिए समर्पित है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 27 फरवरी 1888 में स्थापना हुई थी इसकी। इसका उद्देश्य क्या है, भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने और फैलाने के मिशन के साथ ही की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में ये दुनिया के सबसे बड़े गैर लाभकारी वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठनों में से एक बन गया है। सोसाइटी अपने अभूतपूर्व अभियानों, अनुसंधान, संरक्षण प्रयासों और प्रतिष्ठित नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल भी देखा होगा, तो वहाँ पे कितने भी वर्ल्ड में जितने भी ज्योग्राफिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कवर अप करता है, चाहे ओशियन का हो गया, लैंडफॉर्म्स हो गया, पर्वतों का हो गया, तो उनके बारे में हम उनको आपस में एक गहरी रुचि के साथ देखते हैं और हम उनसे इंटरेक्शन की एक कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। हम उससे सीखने को बहुत मिलता है, प्रकृति को एकदम हर नज़दीकी से दिखाता है नेशनल ज्योग्राफी चैनल के अंदर, देखेंगे आप। तो अपनी आश्चर्यजनक फोटोग्राफी और हमारी दुनिया के बारे में गहन कहानियों से पीढ़ियों से पाठकों को मंत्रमुग्ध किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि आपको नेशनल ज्योग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार में अग्रणी सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। सोलर एनर्जी बैटरी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी बैटरी प्रणाली चालू की है। मीन्स यहाँ पर राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सबसे बड़ी सोलर पावर एनर्जी बैटरी का रिसोर्स एक स्टोरेज की जाएगी। और उसका उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल और कोयले पे हम कम निर्भर हो सकें और हमारी सौर ऊर्जा पर अधिक निर्भर हो सकें। सौर और बैटरी भंडारण का यह बड़े पैमाने पर एकीकरण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग में एक अग्रणी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। परियोजना दिन के दौरान सौर ऊर्जा का भंडारण करके और शाम के समय इसे जारी करके ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने चरम ऊर्जा मांग को संबोधित करेगा। अगला देखेंगे हम, संगीत नाटक अकेडमी हैदराबाद में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, देखो, संस्कृति मंत्रालय इसको जारी करता है। संस्कृत अकेडमी, कल्चरल अकेडमी हैदराबाद में इसको लॉन्च करेगा। और इसका उद्देश्य यह है कि जो पर्सन है, थिएटर आर्टिस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, नाटक नुक्कड़ नाटक करते हैं लोगों को, और थिएटर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। तो ये संगीत नाटक अकेडमी हैदराबाद में ओपन हुई है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के अंदर में, ब्रिक्स नए सदस्यों का स्वागत करता है सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया। तो आपसे पूछ लेगा, अभी रिसेंटली में एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये कंट्रीज थे। बट और भी कंट्रीज इसमें जुड़ना चाहते हैं क्योंकि एक को एग्जिस्टेंस कॉपरेशन की जो भावना होती है इन कंट्रीज में है। और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, चाहे एशिया के कंट्रीज हो गए, चाहे वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हो गए, तो ये सारे कंट्रीज इसमें एडअप होना चाहते हैं। सऊदी अरब हो गया, मिस्र, संयुक्त यूएई, ईरान और इथियोपिया। तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें ऐड होना चाहते हैं। तो हाल ही में इसकी शुरुआत में अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाला था, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर समूह के प्रभाव को बढ़ाना है। प्रारंभ में आमंत्रित अर्जेंटीना ने दिसंबर में बाहर होने का विकल्प चुना। जो कंट्री बाहर जा चुका है अर्जेंटीना, अब इसका पार्ट नहीं है ब्रिक्स का। नव विस्तारित ब्रिक्स अब 3.5 बिलियन की संयुक्त आबादी और 28.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था का दावा करता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। आप देखिए इसमें डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्रीज आपस में मिलके साथ में हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना सारा हो रहा है और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक जो सहयोगी पना है, वो कितना सारी चीजें इसमें हो चुकी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखेंगे श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई और रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है। देखेंगे हम डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी थी 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लिया था। इसके द्वारा अब आप देखिए छोटे से छोटा एक सब्जी विक्रेता से लेकर बड़ी बड़ी शॉप पे चाहो मॉल में आप यूपीआई पेमेंट करते हैं और वो एक्सेस हो जाता है फटाफट से। तो ये हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इतना बेहतरीन है कि अदर कंट्री भी इस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं, बड़ी कंट्रीज। तो ये कुछ कंट्रीज हैं मॉरिशस और श्रीलंका, इन्होंने बोला है कि हमारे को ये भारत यूपीआई जो पेमेंट का जो ऑप्शन है आपका, ये एप्लीकेशन है, हम अपने कंट्रीज में भी लॉन्च करना चाहते हैं ताकि इसको डिजिटल इनोवेशन को हम आगे बढ़ा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो श्रीलंका और मॉरिशस एक कंट्रीज हैं जो यूपीआई और रुपे कार्ड लॉन्च किए हैं। वित्तीय समाचार में देखना चाहूंगा मैं, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 है, उसमें भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है। तो ये पूछ लेगा आपसे कि भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो इसके जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है इसको, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। उसकी भारत की रैंक कितनी है 93 स्थान पर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो बस ये आपको ये दो चीजें याद रखनी है इसके अंदर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है किसी भी कंट्री का जो पासपोर्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग किस टर्म्स में होता है कि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह से है, वहाँ का मैनेजमेंट किस तरह से है, और वहाँ की गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस, वहाँ पे सुशासन किस तरह का है। तो वो पासपोर्ट में ही कौन सा कंट्री किस उसकी ज़्यादा पावर है, उसकी पहुँच कहाँ किन किन देशों तक है, तो वो पासपोर्ट यही हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स का 2024 का संस्करण प्रकाशित किया गया, जो वैश्विक गतिशीलता और सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह सूचकांक पासपोर्ट की ताकत के आधार पर राष्ट्रों को आकलन करता है, जो गतिशीलता और सॉफ्ट पावर के वैश्विक परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। फ्रांस ने हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फ्रांस ने, याद रखिएगा, पहले जापान था, अब फ्रांस है। और इस पासपोर्ट में 194 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया। 62 देशों में अपने नागरिकों के लिए वीजा मुक्त पहुंच में वृद्धि के बावजूद भारत एक पायदान नीचे गिरकर 85वें स्थान पर आ गया। 85 पोजीशन है इंडिया की स्टैंप है, और फर्स्ट पे फ्रांस है, और 85 पोजीशन है इंडिया की। बस आपको दो चीजें याद रखनी है। एक बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक नई स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जिन घरों में लाइट की समस्या है वहाँ पर सौर ऊर्जा जो पैनल्स लगाए जाएंगे, वहाँ पर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी भारत सरकार की तरफ से। तो एक महत्वपूर्ण विकास में महारत्न बिजली वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड को महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित करना है। यह योजना 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, जो 2024 तक 40 गीगावाट छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के बड़े लक्ष्य में योगदान करेगी। तो ये आरईसी कंपनी है, ये सोलर रूफटॉप है, वो लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगली हम देखेंगे कि भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। देखिए इनको, तो ये व्योम मित्र है, ये उड़ान भरेंगी प्रॉपर तरीके से। वहाँ पर हमारा ये एक नया इनिशिएटिव है, गगनयान मिशन में इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। इनका नाम है व्योम मित्र।
मिशन जिसका नाम संस्कृत शब्दों व्योम, अंतरिक्ष और मित्र के नाम पर रखा गया है, जो 2025 के लिए निर्धारित देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंदर एक बेहतरीन न्यूज। तमिलनाडु ने भारत में सबसे अधिक संख्या में रामसर साइटों का रिकॉर्ड बनाया। रामसर साइट आप जानते हैं 1971 में ईरान के द्वारा स्थापित की गई थी। उसमें जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड एरियाज हैं उनको संरक्षण करना, संवर्धन करना, और उनके लिए सरकार के क्या क्या प्रयास हैं उनके बारे में सुनिश्चित करना होता है। तो तमिलनाडु ने 2 और रामसर स्थलों को सुरक्षित करके पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में एक नया मानदंड स्थापित किया है। इस प्रकार देश में ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या हासिल की है। हाल ही में नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियालूर में कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को शामिल किए जाने से राज्य भारत में पारिस्थितिक संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे खड़ा हो गया है। अब इन नए पदनामों के साथ तमिलनाडु अब 16 रामसर स्थलों का दावा करता है, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता और इसे संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और हम देखेंगे, मैंने हमारी मैगजीन के कवर पेज पे लगाया है, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में आपसे। 2 फरवरी 2024 को बनाया जाता है। दुनिया विश्व वेटलैंड दिवस बनाने के साथ एक साथ आती है, जिसमें पर्यावरण और मानव कल्याण दोनों के लिए वेटलैंड्स के निर्विवाद महत्व पर जोर दिया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम पूछेगा आपसे, तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन और वेटलैंड्स को एक साथ में वेलबींग करना। वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र और मानव समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन की वर्षगांठ का प्रतीक है। राज्य के समाचार के बारे में बात करेंगे। राज्य समाचार में हम उत्तरी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में एवं दक्षिण क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण जो राज्यों के समाचार हैं, इसके बारे में ये एक स्पेशल इवेंट्स डाला है। इस मैगजीन की स्पेशलिटी ये है, देखिए, तो पीएम मोदी ने, हम पहले राज्यों के समाचार में एक स्टेट को डिवाइड कर दिया, उत्तरी क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य आते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण समाचार हैं वो इसमें संकलित किए हैं हमने। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना बूस्ट का अनावरण किया है। इसमें क्या होगा, इन्होंने आधारभूत संरचना की बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बनाने का कार्य स्थापित कर दिया है। तो बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें परियोजना कौन सी, रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैली हुई है। एक महत्वपूर्ण परियोजना डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो न्यू खुर्जा से लेकर न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युत खंड का समर्पण है, और मथुरा पलवल खंड, चिपियाना बुजुर्ग और दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जोड़ा जाएगा, ताकि मालगाड़ियों को सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकेगा और इसकी क्षमता बढ़ सकेगी। अगला हम देखेंगे, भारत रंग महोत्सव बनाया गया था। भारत रंग महोत्सव का उद्देश्य क्या होता है, सबसे थिएटर कल्चर को आगे लेके आया। मैंने कहा था आपसे कि थिएटर कल्चर को, आर्टिस्ट होते हैं, कला क्षेत्र से होते हैं, एक्टिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे एक रंगमंच के थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ये इसका रंग महोत्सव बनाया गया था। तो जो प्रदर्शन कलाओं के लिए एक जीवंत श्रद्धांजलि की शुरुआत है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के डॉक्टर चौहान प्रमोद और आर द्वारा निर्देशित भभूति की कालजयी कृति उत्तर रामचरितम की मनमोहक प्रस्तुति के साथ उत्सव की भव्य शुरुआत हुई। गुजराती में प्रस्तुत इस भावपूर्ण नाटक ने एनएसडी के छात्रों की उल्लेखनीय प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो एनएसडी है, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस करी। एफटीआई के स्टूडेंट हैं, एफटीआई फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर स्टूडेंट्स हैं, अपनी उन्होंने एक्टिंग की जो स्किल्स हैं वो उन्होंने प्रेजेंट करी, और इस तरह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और उससे उनको आगे जाने के बहुत चांसेस मिल सकता है बॉलीवुड के अंदर में और हॉलीवुड में। और जो स्टेट जो हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें उनको एक बहुत तरीके से प्रोत्साहित करने का मौका मिलेगा। अगला हम देखेंगे, उड़ीसा ने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव की मेजबानी करी है। चिल्का झील है, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और महोत्सव का उद्देश्य इनको प्रिजर्व करना है। चिल्का झील सबसे बड़ी
झील है, यहाँ पर नेवी की एक्सरसाइज की जाती है, नेवी के सोल्जर्स है वहाँ पर, उनका INS चिल्का, इंडियन नेवल स्टेशन चिल्का यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव की मेजबानी की गई है यहाँ पे। अगला हम देखेंगे, असम में पहला प्राकृतिक चिकित्सा उत्सव अस्पताल बनाया गया है। तो ये पूछ लेगा आपसे रिसेंटली में कहाँ पर, प्राकृतिक रूप से, जैसे देखा होगा आपने एलोपैथी चल रहा है, अब होम्योपैथी होता है, वो भी एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक आयुर्वेद से चिकित्सा प्रदान किया जाना, प्राचीन काल में चरक संहिता के अंदर देखा होगा आपने, सुश्रुत जी करते थे, प्राकृतिक रूप से इलाज करते थे। और उसी तरह से ये एक उद्देश्य किया गया है कि वहाँ पर जड़ी बूटियों की मदद से और आयुर्वेद की मदद से लोगों का स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और उनके पूरी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये एक पहला प्रयास है। इसका पहले ऑलरेडी केरल में भी होता है, आप जानते हैं केरल बहुत आयुर्वेद के लिए बहुत फेमस है। अगला हम देखेंगे डिफेंस से लेकर रिलेटेड है। देखिए, ये सर्वत्र एक ब्रिज सिस्टम होता है। जैसे आपको एनिमी ने, दुश्मन ने, हमारी कोई भी नहर है, हमें गुजरना है उस नहर से, और वो उसको ब्रेक कर दिया उसने, तो ये सर्वत्र एक पुल बनाने का काम करता है। ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम होता है, ये कहीं भी मूव हो सकता है, और ये जब ये बटन दबाते ही ये एक ब्रिज का निर्माण कर देता है, लंबे ब्रिज का निर्माण कर देगा। इसके थ्रू हमें टैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो ये इसका इस्तेमाल हम कर सकेंगे सर्वत्र। तो ये आर्मी का एक पार्ट है, और इसको बनाया किसने? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बनाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विशाखापट्टनम मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। मिलन एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, कहाँ पर हुई है वो? विशाखापट्टनम में। इसमें 50 से अधिक कंट्रीज हैं, वो पार्टिसिपेशन करेंगे। अपनी जो नेवल की स्किल्स हैं, आपस में एक बेटर रिलेशन बनाने के लिए, जो वारफेयर स्किल्स हैं, लड़ाई करने की कुशल क्षमता है, वो आपस में सीखेंगे एक दूसरे के साथ में, और बेहतर सहयोग प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य, इसकी थीम क्या है इसकी? सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना, सहयोग और रणनीतिक संवाद के माध्यम से वैश्विक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अभ्यास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मिलान 2023 साझा प्रयासों और विशेषज्ञता के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण धमनी समुद्री व्यापार की सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। स्पोर्ट्स में चलेंगे हम। स्पोर्ट्स सेशन में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको। रोहन बोपन्ना जी हैं, आपको इंस्पिरेशन लेनी है ना, तो कोई भी उम्र कम नहीं होती कि सीखने के लिए, सीखने का अंदर जज्बा होना चाहिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने 43 ईयर्स के अंदर में उन्होंने ये पुरुष युगल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर। तो मैथ्यू एबेडन के साथ 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में उनकी क्वार्टर फाइनल जीत के बाद हासिल हुई थी। तो ये एक अचीवमेंट है। तो कोई भी उम्र, एज इज जस्ट अ नंबर, आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी, आपको जो अपने ड्रीम्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं, और आपके जो लक्ष्य हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से अचीव करने के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक आपको सीख प्रदान करता है जीवन की। अगला, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 होने वाले हैं स्टार्ट, और इसका शुभंकर क्या है? ये देखिए, ये शुभंकर है शेरू। इसका नाम दिया गया शी ने शी, शान दिया, इसका नाम दिया गया हिम तेंदुआ है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर राजसी हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में शी ने शी या शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र का मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों की भावना का प्रतीक है, और इस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। और आप ये कहाँ पर होंगे? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में होंगे। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला हम देखेंगे, केंद्रीय मंत्रियों ने महाराष्ट्र और गुजरात में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल एकेडमी लॉन्च करी है। देखिए, आशा वर्कर्स होती हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करती हैं और जननी सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। तो ये ऐप के थ्रू किलकारी और मोबाइल एकेडमी लॉन्च करिए। मीन्स कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको किस टाइम पे कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, तो आशा वर्कर्स होंगी, उनको मोबाइल पे डायरेक्टली मैसेज करके इन्फॉर्म करती रहेंगी। जो प्रसव पीड़ा से जूझ रही हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इलाज के लिए वो सब चीज़ें उनको प्रॉपर तरीके से मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, और उनको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ये स्कीम एक बहुत अच्छी पहल है, गुजरात और महाराष्ट्र में स्टार्ट की है। तो इससे काफ़ी हद तक जो महिलाएं को जो होती हैं, महिलाओं को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी प्रदान करने के लिए, और उनको अपनी हॉस्पिटल में ना आने की जगह उनको घर पे ही सारी सुविधाएं उपलब्ध प्रदान की जाएं। तो ये सब चीज़ें इसके लिए शुरुआत की गई है। तो किलकारी प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य पर समय पर ऑडियो संदेश प्रदान करता है, जबकि मोबाइल एकेडमी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।
इसका उद्देश्य प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित, मैंने अभी बताया सब चीज़ आपको, केंद्रित करते हुए IVRS के माध्यम से साप्ताहिक 72 ऑडियो संदेश वितरित करना है कि किस तरह से आपको गाइडेंस करना है, दवाइयाँ किस तरह लेनी है और आपको आहार में, अपने खाने में क्या क्या चीज़ों को शामिल करना चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मोबाइल के थ्रू, ऑडियो मैसेज के थ्रू ये आशा वर्कर्स आपको प्रोवाइड करेंगी। तो ये बहुत बेहतरीन स्कीम थी। तो आई होप दैट ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस मैगजीन को आप परचेस कीजिए और हमारी अप्रैल की मैगजीन भी पब्लिश हो चुकी है। ये बहुत खुशखबरी है आपके लिए। तो आप बस सीधा ऑर्डर दीजिए, डायरेक्टली कॉल कीजिए और आप जहां भी होंगे आपको मैगजीन मिल जाएगी। आप मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार इसका खुद PDF है ना, रेजोमैक्स की ऐप है, उसमें जाके PDF को पढ़िए, ऑनलाइन इसका पूरा पढ़ के आप खुद ही जज कर लेंगे कि मैगजीन का कंटेंट कितना बेहतरीन है। उसमें आपको स्पेशल कवर स्टोरी, एक है ना, आपको साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध रूप से बनाई गई है, उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। आप देखिए उसको एक बार मेरे कहने पर और आप इसको परचेज करेंगे, आप कहीं भी मौजूद होंगे, आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेगी वो। तो अप्रैल की मैगजीन के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा गिवन नंबर है रेजोमैक्स की ऐप पर। तो ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? आपके सुझाव के लिए हमेशा सादर आमंत्रित है। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखिए, आपको कुछ भी इम्प्रोवाइज करना है तो और भी चीज़ें मैं क्या एडअप कर सकूं, ये सब आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्टूडेंट्स, ऑल माय ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर रेजोमैक्स डिवीजन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब सेशन आपको अच्छा लगेगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।